बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास पैथोलॉजी लैब की सीरीज़ चल रही है और उसका ये हमारा सेकंड लेक्चर है और हम ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं लैब की और पैथोलॉजी सर्विसेज की। तो इसके अंदर अभी हम बात करेंगे रिएजेंट्स के बारे में, उनको ऑर्डर कैसे करना होता है और किस तरह से हमें ऑर्डर करना चाहिए और क्या-क्या चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिएजेंट क्या होता है। रिएजेंट जो है ये हमारे पास पैथोलॉजी लैब में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, आमतौर पे मेडिकल लैब्स में मतलब बहुत ज़्यादा इनका यूज़ है। और ये क्या होता है, अ रिएजेंट इज़ अ सब्सटेंस और अ कंपाउंड एडेड टू अ सिस्टम टू कॉज़ अ केमिकल रिएक्शन। मतलब एक एक कंपाउंड है या सब्सटेंस है जिसको हम ऐड करते हैं किसी सिस्टम के अंदर, जो कि ऑब्वियसली हमारे लैब के अंदर जो टेस्ट हो रहे हैं उस सिस्टम के अंदर हम ऐड कर रहे हैं, जो कि केमिकल रिएक्शन कॉज करेगा और हमें हेल्प करेगा कोई ख़ास जो भी हम रिएक्शन करवाना चाह रहे थे और रिज़ल्ट लेना चाह रहे थे उससे रिलेटेड। जो जो कि हम आहिस्ता-आहिस्ता फर्दर आगे डिफरेंट लैब्स के रिएजेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। और एडेड टू टेस्ट इफ़ अ रिएक्शन अकर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिएजेंट होता है। अब हम नेक्स्ट इसके बारे में देखते हैं कि रिएजेंट के यूज़ क्या होते हैं। पहली बात ये है कि रिएजेंट हमें रिक्वायर्ड कितना होता है। कुछ टेस्ट के अंदर जो रिएजेंट्स होते हैं वो डेली चाहिए होते हैं और लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। मतलब कुछ रिएजेंट्स जो हैं वो जो टेस्ट बार-बार आ रहे हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, वो रिएजेंट्स हमें डेली चाहिए होते हैं और लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रिएजेंट्स होते हैं जो कि हमें बहुत कम चाहिए होते हैं और कम मिकदार में चाहिए होते हैं, मतलब लेस फ्रीक्वेंटली हमें चाहिए होते हैं। ये लेकिन ये पता करना कि हमें अम, उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी किसी भी रिएजेंट की चाहिए होगी वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वी डोंट नो हमारे पास कौन से पेशेंट आने वाले हैं और कितने ज़्यादा वो आएंगे और क्या नहीं। लेकिन हमारे पास हर वक्त रिएजेंट लैब के अंदर मौजूद होना चाहिए, चाहे वो कम रिक्वायर्ड हो चाहे वो ज़्यादा रिक्वायर्ड हो। ठीक है, सो हमें अब जो रिएजेंट है उसे ऑर्डर करना हो, इंडेंट करना हो, तो हमें क्या-क्या चीज़ें ज़हन में रखनी होंगी। सो इसमें हमें शेल्फ लाइफ देखनी होती है रिएजेंट की, पैक्ड क्वांटिटी कितनी है रिएजेंट की वो देखनी है हमें, स्टोरेज फैसिलिटीज़ इन लैब, क्वांटिटी कितनी रिक्वायर्ड है उसकी और फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई। और ये भी देखना है कि हमें ऑर्डर कब करना चाहिए, बिला वजह ऑर्डर नहीं करना। ठीक है? सो अब हम इनको बारी-बारी डिटेल में देखेंगे। शेल्फ लाइफ ऑफ रिएजेंट देखो, अम, आप नॉर्मल घर की एग्जांपल लो, अगर हम ब्रेड लेने भी जाएँ तो ब्रेड जो है वो 2-3 दिन या मैक्सिमम 4 दिन में उसकी इतनी शेल्फ लाइफ होती है, राइट? तो आप ब्रेड को बल्क मिला के तो नहीं रख सकते हो, क्योंकि वो खराब हो जाएगी, ठीक है? लेकिन जो शैम्पू है उसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो ज़्यादा होती है। तो वो आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी अगर ले आओ 2-3 महीनों का इकट्ठा तो कोई मसला नहीं है। तो हमें सेम यही टेक्नीक हमें इसके ऊपर लगानी होती है कि हमें रिएजेंट्स की शेल्फ लाइफ देखनी होती है अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़। ठीक है? सो मैन्युफैक्चरर जो है वो हर रिएजेंट के ऊपर उसने शेल्फ लाइफ लिखी हुई होती है। तो वो जो शेल्फ लाइफ है वो मंथ से, ये स्पेलिंग में मिस्टेक, मंथ से ईयर तक हो सकती है। सो अगर किसी रिएजेंट की जो लाइफ है वो कम है तो उसको बल्क में परचेज नहीं करना, नॉट टू बी परचेज इन बल्क। ठीक है, पैक्ड क्वांटिटी ऑफ रिएजेंट, सम reagents have a longer shelf life if kept in original packing। ठीक है, और बट इफ़ वंस ओपन दीज हैव टू बी यूज इन वेरी शॉर्ट टाइम। जैसे आपने अक्सर शायद आपका एक्सपीरियंस हो आई ड्रॉप्स के बारे में, अगर वो पड़े हुए हैं तो पड़े हुए हैं, लेकिन अगर आपने उसे एक दफ़ा खोल लिया है देन यू हैव टू यूज़ इट विद इन 1 वीक और उसके बाद में वो ख़राब हो जाएगा और उसको आपको यूज़ नहीं करना होगा। ठीक है, सो वो वाली चीज़ आप ज़हन में लेकर आओ। तो कुछ ऐसे रिएजेंट्स होते हैं जिनकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो होती तो ज़्यादा है, लेकिन अगर आपने उसे ओरिजिनल पैकिंग से खोल लिया तो फिर उसका जो टाइम होगा यूज़ करने का वो कम हो जाएगा। जैसे रिएजेंट्स यूज़ होते हैं इन कोएगुलेशन,
इम्यूनोलॉजिकल एंड सीरोलॉजिकल टेस्ट, ये इसकी एग्जाम्पल होगी। सो साइजेस ऑफ पैक्स ऑफ दीज रिएजेंट डिफर, उनके जो साइज होते हैं, पैकिंग साइज जो होता है वो डिफरेंट होते हैं। वन शुड सेलेक्ट द साइज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट सो एज टू प्रिवेंट वेस्टेज। अगर आप बड़ी बड़ी बॉटल्स ले आओगे और आप एक बार खोल रहे हो, उसकी लाइफ कम हो रही है और वो ख़राब हो जाएगा, वो आप यूज़ नहीं कर सकते हो, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर आप छोटी बॉटल्स या अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप चीज़ लेकर आओ, ताकि अगर आप उसे एक बार ओपन करो तो वो फुली यूज़ हो जाए। ठीक है। स्टोरेज फैसिलिटीज़ इन लैब, हमें ये भी देखना होता है कि हमारे पास जगह कितनी है स्टोर करने के लिए। अगर हम ले आए बल्क में और उनकी शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास स्टोर करने की फैसिलिटीज़ ही ना हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि स्टोरेज जो है वो एक ख़ास इन्वायरमेंट मांगती है डिफरेंट रीजन के लिए। कुछ रीजन्स को ठंडा इन्वायरमेंट पसंद है और कुछ जो होते हैं उनको फिर गर्म जगह पर रखना होता है, कुछ को नॉर्मल टेम्परेचर में रखना होता है। तो बड़े नखरे हैं जी। सो स्टोरेज फैसिलिटीज़ हमारे पास लैब में होनी रिक्वायर्ड है। ऑल रिएजेंट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ऑर्डिनरी कबर्ड्स एंड शेल्फ। ठीक है। सो सम रिएजेंट रिक्वायर स्पेशल एरिया। ठीक है। सो सम रिक्वायर्स सेफ्टी कबर्ड्स, सम आर स्टोर्ड एट 2 to 4 डिग्री सेल्सियस और सम रिक्वायर्ड -20 to -70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। मतलब देख रहे हैं आप, ये इतनी सारे डिफरेंट डिफरेंट इनके इन्वायरमेंट्स हैं जो कि ये चाह रहे हैं अपने आप को स्टोर करने करवाने के लिए। सो इसीलिए space required for that particular reagent must be kept in mind while ordering for an any reagent। किसी भी reagent को हमने देखना मंगवाना है, ज़्यादा मंगवा रहे हैं कम मंगवा रहे हैं, हमें पहले पता होना चाहिए हम उसे स्टोर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्वांटिटी कितनी रिक्वायर्ड है हमें, वो भी हमें पता होनी चाहिए। जब हम ऑर्डर कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसकी क्वांटिटी कितनी रिक्वायर्ड है। क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर शुड बी कैलकुलेटेड केयरफुली, और उसकी पहले कैलकुलेशन होनी चाहिए। चलो अब यहाँ पर मैं फिर एक घर से एग्जांपल दे देती हूँ। देखो, अगर आप घर पे 2 लोग हो तो आप और आपको पेप्सी पीनी है, ठीक है? तो आप देखोगे कि आप कितनी पी सकते हो, तो आप उसके छोटे पैक्स भी ले छोटी जो बॉटल्स होती हैं वो भी आप लेके आ सकते हो। लेकिन अगर पूरी फैमिली इकट्ठी हुई है तो यू कैन बाय अ जंबो पैक, राइट? तो हमारे पास इस तरह से क्वांटिटी का हमें कैलकुलेट करना है, या कितनी क्वांटिटी यूज़ होगी। आपको नूडल्स खाने हैं, आपको अपने लिए लेना है, तो आप एक पूरा जो 4 पैक्स वाला पैकेट होता है वो आप ले सकते हो। अगर आपने पूरी फैमिली के लिए लेना है तो फिर आपको उस हिसाब से कैलकुलेट करके ज़्यादा बाय करना होगा। तो इस तरह से ही ये चीज़ आप ज़हन में रखो। क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर शुड बी कैलकुलेटेड केयरफुली। रिएजेंट शुड नॉट बी ऑर्डर रैंडमली नहीं मंगवाना है। पहले आपने उसे कैलकुलेट करना है कितने टाइम के लिए, आप वीकली मंगवा रहे हो, मंथली मंगवा रहे हो, 3 महीने का या पूरे साल का मंगवा रहे हो। तो इस तरह से आपने पूरा कैलकुलेट कर लेना है। एडिक्वेट क्वांटिटी परचेज कैन कॉज डिफ़िकल्टी टिल नेक्स्ट डिलीवरी। और हमें ये भी देखना है कि अगर नेक्स्ट जो डिलीवरी है उस टाइम तक हमारे पास मतलब हमारे पास जो भी क्वांटिटी हमने मंगवाई है वो इतनी ज़्यादा वो नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या उसे कहेंगे, हाँ, उतनी ज़्यादा जितनी भी आपने क्वांटिटी मंगवाई है उसको जो आपने परचेज़ किया है वो बिल्कुल एंड तक आपने पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करना है। थोड़ा-सा ज़्यादा आप कर लें ताकि हो सकता है कि नेक्स्ट जो आप ऑर्डर करो उसकी डिलीवरी में थोड़ा डिले हो जाए या प्रॉपर्ली टाइम पर ना हो सके, तो आपका गुज़ारा हो जाए। ठीक है। एक्सेस क्वांटिटी परचेज कैन कॉज एक्सपायरिंग ऑफ रिएजेंट लीडिंग टू अननेसेसरी लॉस। अगर आपने बहुत ज़्यादा मंगवा के रख लिया तो हो सकता है वो एक्सपायर हो जाए और हमें लॉस हो जाए। सो कैलकुलेट कैसे करना है पर्टिकुलर रिएजेंट को। फाइंड आउट नंबर ऑफ वीकली टेस्ट परफॉर्म्ड, हमने देखना है कि एक वीक में कितने टेस्ट परफॉर्म हो रहे हैं। फिर हम देखेंगे कि उस वीक में जो टेस्ट परफॉर्म हुए उनमें रिएजेंट की क्वांटिटी कितनी यूज़ हुई
और फिर हम देखेंगे कि हमारा जो प्रीवियस रिकॉर्ड था उसमें कुछ सालों का हम देख लेंगे कि पहले कितने टेस्ट होते थे और अब कितने हो रहे हैं। अगर अब ज़्यादा हो रहे हैं तो रिएजेंट कितना ज़्यादा हुआ है, और उस हिसाब से हम परसेंटेज एक उसकी एक अंदाज़न परसेंटेज फाइंड करेंगे। फाइंड आउट फ्रॉम रिकॉर्ड द परसेंटेज इंक्रीज इन द रिक्वेस्ट फॉर दैट टेस्ट ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। ऐड टू करंट रिक्वायरमेंट, अब हमारे पास जितनी रिक्वायरमेंट है उसमें हम थोड़ी सी वो ऐड कर लेंगे। द प्रोजेक्ट इंक्रीजेस इन कंजम्पशन। एस्टिमेट लॉसेस ऑफ दैट reagent इंक्लूडिंग वेस्टेज ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड reagent, स्पिलेज हो सकता है उसका, डुप्लीकेट मेजरमेंट हो सकती है, हमें कोई टेस्ट दोबारा भी परफॉर्म करना पड़ सकता है, यूज इन कैलिब्रेशन और क्वालिटी कंट्रोल। और ये ज़्यादातर ये सारा जो हिसाब वगैरह होता है ये 20% तक हो जाता है। ठीक है, अब हम इसकी थोड़ी सी एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। ठीक है, नेट अमाउंट जो भी हमने ऑर्डर करनी है वो हमें मिल जाएगी प्रीवियस कैलकुलेशन में ये सारी चीज़ें ऐड करने से, 20% ऐड करने से। लेकिन अब हम इसकी वो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट करना है जिसके लिए हमें थ्रोम्बोप्लास्टिन रिएजेंट रिक्वायर्ड है, और हमने 1 साल के लिए वो मंगवाना है। तो हम उसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ठीक है, और हमने ये हिसाब लगाना है कि हर टेस्ट जो है वो हमने डुप्लीकेट किया और कंट्रोल टेस्ट भी लगाया इन डुप्लीकेट ही। ठीक है, सो ये हमारे पास है कैलकुलेशन, और इसे हमने बहुत बहुत गौर से करना है। सबसे पहले हमें देखना है कि एक सैंपल के लिए हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर रिएजेंट है वो रिक्वायर्ड है 0.2 ml। ठीक है, और हमने साथ में कंट्रोल भी रन किया, उसमें भी हमें रिएजेंट चाहिए 0.2 ml। तो अगर हम वो टेस्ट डुप्लीकेशन में करते हैं तो 0.2 × 0.2 ये हम टेस्ट का ले लें, 0.2 × 0.2 ये हम कंट्रोल का ले लें। इन दोनों को डुप्लीकेट में क्योंकि हमने किया ना, तो दोनों को प्लस किया हमने, तो हमारे पास 0.8 ml एक रिएजेंट रिक्वायरमेंट आ गई एक सैंपल के लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारे पास कितने सैंपल्स एक दिन में आ रहे हैं, और हमने ये सपोज कर लिया कि हमारा जो करंट लोड है सैंपल्स का वो 8 सैंपल्स हैं इस टेस्ट के लिए। ठीक है, तो हमने 0.8 को, जो कि एक सैंपल की रिक्वायरमेंट थी, उसे 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास 0.64 ml आ गया। अब हमने देखना है कि जो 5 years अगो हमारे पास जो टेस्ट आ रहे थे एक दिन में वो 4 थे। कितने थे? 4। 5 साल पहले हमारे पास कितने टेस्ट आ रहे थे? 4। तो 5 साल के बाद क्या हुआ? अभी हमारे पास कितने आ रहे हैं? 8। ठीक है, तो डबल हो गया वर्कलोड, मतलब 100% इंक्रीज हुआ है हमारे पास इन पिछले सालों में। तो अगर हम 1 साल का एवरेज इंक्रीज देखें तो वो 20% हुआ। ठीक है, क्योंकि 20 × 5 100 हुआ, 100% 5 years में, तो 20% इंक्रीज हुआ एनुअली। सो इसीलिए अब हमारे पास कुछ एक्सपेक्टेशन आ गई, हो सकता है हमारे पास अगले साल तक 20% और इंक्रीज हो जाए। राइट, अभी तक हमने क्या बात की? 1 साल एक सैंपल के लिए हमें कितना रिएजेंट रिक्वायर्ड है, एक दिन में हमारे पास कितने सैंपल्स आ रहे हैं, और पिछले 5 साल पहले कितने सैंपल्स आ रहे थे, तो एनुअल इंक्रीज कितना हुआ। ठीक है, वो हमारे पास आ गया 20%। अब हमने अगले साल का भी, क्योंकि अब हम 1 साल के लिए रिएजेंट मंगवाने जा रहे हैं। ठीक है, तो 1 साल में हमारे पास हमने खुद ही अपनी एक्सपेक्टेशन लगा ली यहाँ पर कि 20% इंक्रीज हो जाएगा ड्यूरिंग नेक्स्ट ईयर या टिल नेक्स्ट ईयर। सो देयरफॉर वन शुड ऐड 20% टू कैलकुलेटेड अमाउंट। तो हमारे पास जो भी कैलकुलेटेड अमाउंट है उसके अंदर हमें 20% ऐड कर देना है। सिमिलरली एड अनदर 20% फॉर वेस्टेज, क्योंकि हमने बीबीसी रीजंस पढ़ी वेस्ट कैसे कैसे हो सकता है। तो हमारे पास नेट जो डेली डिमांड है वो आ जाएगी। अब इसी तरह से हम मंथली भी, क्वार्टरली, यानी कि 3 3 मंथ्स की हम
कर सकते हैं, या फिर हम एनुअल डिमांड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ये पार्ट जो है इसे थोड़ा सा पीछे जाकर दोबारा से देख लो, ताकि आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो जाए। Frequency of supply. One should consider shelf life of reagent and storage capacity of the for the reagent. ये दो चीज़ें हैं जो कि frequency of supply को के लिए हमें ज़रूरी कंसीडर करनी चाहिए. In the discussed example of prothrombin type time test, if daily requirement is 9 ml per day, एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी हो जाएगी? 9 इंटू 365, ठीक है, क्योंकि 365 डेज होते हैं ना एक साल में, तो हमारे पास इतनी क्वांटिटी आ गई 3285 ml, ठीक है। इफ कंपनी फॉर्म्स रिएजेंट बॉटल ऑफ 5 ml क्वांटिटी, अब हमारे पास जो कंपनी है वो 5-5 ml की क्वांटिटी बना रही है, ठीक है। तो 3285 जो कि हमारी एनुअल डिमांड थी, उसे हमने 5 से डिवाइड किया, तो हमें पता चल गया कि 657 जो बॉटल्स हैं वो हमें चाहिए पूरे 12 महीनों के लिए, ठीक है। सो 657 बॉटल्स ऑफ 5 ml हमें रिक्वायर्ड हैं। शेल्फ लाइफ ऑफ ओरिजिनली पैक्ड पाउडर्ड रिएजेंट इज ऑन एवरेज 3 मंथ, और जो पाउडर रिएजेंट होता है उसकी हमारे पास 3 महीने की शेल्फ लाइफ है, ठीक है। तो 657/4 हमारे पास कितना आया? 164.25 बॉटल्स। 4 से क्यों डिवाइड किया हमने? क्योंकि एक साल को हमने 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर लिया, 3 मंथ्स के। सो वन कांट ऑर्डर मोर देन 164 बॉटल्स ईच क्वार्टर। 3 महीनों में 164 से ज़्यादा बॉटल्स हमें नहीं मंगवानी चाहिए, क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ ख़त्म हो जाएगी। इफ़ एलोकेटेड स्पेस इज़ फॉर ओनली 11 बॉक्स ऑफ 10 बॉटल्स ईच, अब हमने ये नहीं देखना कि हम 164 बॉटल्स मंगवा सकते हैं क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ इतनी है, तो हम मंगवा लें। हमने ये भी देखना है कि हमारी जो स्पेस है उसमें इतनी जगह है कि नहीं है, ठीक है। अगर हमारी जो वो है जगह है उसमें 11 बॉक्स से ज़्यादा नहीं आ सकते, और उन 11 बॉक्स में 10-10 बॉटल्स हैं, तो हमें सिर्फ 110 बॉटल्स मंगवाने की वो है, क्या है, मतलब उतना हम अलाउ कर सकते हैं। सो देन रिक्वायरमेंट इज मेट इफ वन रिसीव 11 बॉक्सेस एवरी 2 मंथ और सो, ठीक है। आई विल रिकमेंड कि आप इसको भी एक दफ़ा दोबारा से देख लो बैक करके। व्हेन टू ऑर्डर इंडेंट, अब हमने देखना है कि हमें कब ऑर्डर करना चाहिए। हमें किसी भी वक्त उठ के ऐसे ऑर्डर नहीं कर लेना चाहिए। टाइम पॉइंट जो है ऑर्डरिंग का वो डिपेंड करता है करंट स्टॉक पोजीशन पे। ऐसा नहीं है कि हमारे पास सारा का सारा ख़त्म हो गया और अब हम दोबारा से अम, मतलब ऐसा नहीं होता है आमतौर पे लैब में कि एक चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई और अब हम मंगवा रहे हैं, हमें पहले से मंगवाना होता है। तो हमने करंट स्टॉक पोजीशन चेक करनी होती है। टाइम टेकन इन प्रोसेसिंग ऑफ इंडेंट, हमें कितना टाइम लगेगा उसे मंगवा लेने में। टाइम टेकन बाय सप्लायर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड होती हैं। इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू कीप अ सब्सटेंशियल रिजर्व टू मीट डिलेज इन सप्लाईज और इंक्रीज इन डिमांड इफ शेल्फ लाइफ ऑफ रिएजेंट परमिट्स। अगर हमारे पास शेल्फ लाइफ है इतनी, तो हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा रिजर्व भी करके रखें, ताकि हो सकता है सप्लाई में थोड़ा लेट हो जाए तो पेशेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। If it may be convenient to place a standing order with instruction to the suppliers regarding time of delivery, हम जो suppliers हैं उनके साथ में भी थोड़ा सा वो कर सकते हैं, ऑर्डर को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि हमें इतने टाइम में इतनी डिलीवरी हो जाए जानी चाहिए। सो all such requirement can be programmed into a computer. That would be a best idea. सो अब हम अपनी लैपटॉप को रिकॉल करते हैं
जो कि थी इंडेंटिंग एंड स्टोरेज ऑफ रिएजेंट के बारे में। हमने रिएजेंट के बारे में देखा है, रिएजेंट क्या होता है, यूज़ क्या होता है रिएजेंट का, हमें क्या क्या चीज़ें जहन में रखनी चाहिए जब हम रिएजेंट को ऑर्डर करें। उसकी शेल्फ लाइफ के बारे में हमने बात की, पैक्ड क्वांटिटी ऑफ रिएजेंट, स्टोरेज फैसिलिटी इन लैब, क्वांटिटी रिक्वायर्ड, फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई, व्हेन टू ऑर्डर और इंडेंट। ठीक है, और थैंक यू। पानी पियो, एप्पल खाओ, अल्लाह हाफिज़।